ओके, सो लास्ट टॉपिक क्या था? थर्सडे हमने क्या क्या कर लिया था? ये आप लोगों को अनम्यूट भी कर दिया है। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तक हम कर चुके हैं। चलो, देखिए सेल्फ इंडक्शन के बाद सेल्फ इंडक्शन में भी सिर्फ मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी। सेल्फ इंडक्शन में कुछ शुरू नहीं कराया था, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस लिखवाई। यस सर। देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, एक कॉइल है, इसे एक सेल से कनेक्ट किया और ये की है। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, सर्किट में करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। की ओपन है, की ओपन होने का मतलब है आपका सर्किट ओपन है, तो करंट जीरो था। जैसे ही आप की क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट इंक्रीज होना। अब जब ये करंट इंक्रीज होगा तो ये जो कॉइल दिख रही है आपको, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो कॉइल से लिंक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, देखो फ्लक्स में चेंज आएगा। जरा कुछ चीजें मुझे बता दे जाओ, फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा है, कौन से करंट की वजह से? देखो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कॉइल में चेंज आ रहा है, तो अपने ही करंट की वजह से इस कॉइल में कुछ चेंज, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा और इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, आई एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो कोई दूसरी कॉइल नहीं है, कोई दूसरा सर्किट नहीं है, एक ही कॉइल है, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अगर एक ही कॉइल में फ्लक्स भी चेंज हो, ईएमएफ भी इंड्यूस हो, तो उसे आप सेल्फ इंडक्शन कहोगे। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अगर एक ही कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है, उसी में ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है, तो इस फेनोमेना को आप सेल्फ इंडक्शन। अच्छा बता सकते हो मैं, ये इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? ये जो मेन करंट है ये इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, डिक्रीज कराने? लेंज लॉ यही कहता है ना कि इंड्यूस करंट अपने कॉज का अपोज करेगा, तो इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि करंट डिक्रीज हो जाए। तो ये इंड्यूस करंट मेन करंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक चीज और देखिए, अगर इसी कॉइल में सेम कॉइल है, अगर कॉइल के अंदर आपका करंट आई कांस्टेंट हो जाए, अगर इसी कॉइल के अंदर करंट कांस्टेंट हो जाता है, करंट कांस्टेंट होगा। अब मुझे बता सकते हो इंड्यूस करंट कितना आएगा? करंट चेंज नहीं कर रहा, अब करंट कांस्टेंट हो गया। आप बता सकते हैं मुझे इंड्यूस करंट कितना होगा? जीरो। वेरी इंड्यूस करंट
इंड्यूस करंट आएगा ही तब जब फ्लक्स में चेंज आएगा या करंट में चेंज आएगा। अब अगर इसी कॉइल के अंदर मुझे बताना जरा, मैं की ओपन कर देता हूं, की मैंने ओपन कर दी, अब करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा सर। करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट डिक्रीज होगा फिर से एक इंड्यूस करंट आएगा जो करंट के डिक्रीज होने का अपोज इंक्रीज करेगा। करेगा। इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन, ये डिक्रीज होने का अपोज करेगा, तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। सो ये कॉइल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कॉइल अपने ही करंट में चेंज होने का अपोज कर रही है, दैट्स सेल्फ इंडक्शन। बाहर कोई दूसरी कॉइल नहीं है, कोई दूसरा सर्किट नहीं है, सेम सर्किट है, अपने ही करंट के चेंज होने का अपोज करेगी, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ये तो फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन का। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन से ईएमएफ वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, फाई है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स इज फाई। तो आप ऐसा लिख सकते हो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन फाई। ये फ्लक्स डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, जो भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है उस पर फ्लक्स डिपेंड। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करोगे एल। ये यहाँ जो एल आ रहा है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कहेंगे। और इसी को इंडक्टेंस भी कहते हैं। ये इंडक्टेंस भी होगा। फेरेडेज लॉ यूज कर कर आप यहां पर इंड्यूस ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ ई होगा माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ एन फाइव माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ एल आई। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ हम शो कर रहे हैं ये नेगेटिव साइन यहाँ पर लेंस लॉ बताएगा। एसआई यूनिट जो होगी एल की, सेल्फ इंडक्टेंस की, ये एसआई यूनिट हेनरी होती है। एसआई यूनिट इज हेनरी। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। भाई जब सबका हो जाए मुझे बताइए, सर अब करते हैं। नहीं हुआ अभी सर। लिखिए।
जी रब कर दूं? नो सर। हो गया अरमान? यस सर। सर जी अबू हरारा। सर ये सिर्फ कॉइल में से करंट इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में इंड्यूस करंट की एरो दिखाइए, और जब डिक्रीज हो रहा है राइट साइड में। सर ये एरो कैसे? देखो ये जो इंड्यूस करंट है ना, ये इस करंट के चेंज होने का अपोज करेगा। तो अगर जी। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट कोशिश करेगा डिक्रीज करा दे। जी डिक्रीज सर। भी कर सकता है जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मान लो एक करंट यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, एक इंड्यूस करंट यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यस सर। करंट 4 हो गया, कम हो जाएगा। यहाँ देखो अगर ये करंट 5 एम्पियर आ रहा है, ये इंड्यूस करंट यहाँ जा रहा है 1 एम्पियर, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कोशिश करेगा इंक्रीज कराने की। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, 6 यस सर हाँ जी। अपोज करेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, E इज माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी, इस एक्सप्रेशन से आप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं विच इज एल डी आई ओवर डी। तो यहाँ से आप L लिख सकते हो मॉड ऑफ E बाय डी आई ओवर डी, वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको यहाँ से SI यूनिट चाहिए, SI यूनिट ऑफ L, हालांकि मैंने लिख दी थी बट एक डिटेल्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। EMF इज वोल्ट, DI ओवर DT इज एम्पियर सेकेंड, तो SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो SI यूनिट ऑफ L इज वोल्ट सेकेंड्स पर एम्पियर। अब इसके बाद आप यहां से और इसी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर को हेनरी भी कहते हैं, इसी को हेनरी कहते हैं। तो देखो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। तो जो E हो जाएगा, तो देखो 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी, L है ना E बाय डी आई ओवर डी टी। भाई E कौन सा EMF, इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF क्यों आ रहा है, करंट के चेंज होने की वजह से। सो अगर मैं इसे लिखता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डी आई ओवर डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, मीन्स कोई कॉइल है उसमें करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड का रेट ऑफ चेंज दे रहा है, मीन्स 1 सेकेंड में इतना चेंज होता है। और उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस करंट के चेंज होने की वजह से वो ईएमएफ 1 वोल्ट है। तो देखो एल में अगर ई 1 रख दूं, डी आई ओवर डी टी 1 रख दूं, 1/1 कितना आ गया, 1 हेनरी। इसे आप कहते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, मीन्स इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट rate of change of current of 1 ampere per second induce an EMF of 1 volt, then self-induction is 1 Henry. अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो सेल्फ इंडक्शन को आप 1 हेनरी करो, दैट्स 1 हेनरी। ये डेफिनेशन है आपकी 1 हेनरी की डेफिनेशन। इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
सर डी आई अपॉन डी टी के बाद क्या है सर ये 1? डी आई ओवर डी टी कहाँ पर, ये वाला? हाँ सर मॉड ए है ये। नहीं, वन वन सॉरी, वन एम्पियर वन। लिख लीजिएगा, मुझे बताइएगा इसको रब करेंगे। से ए बाई क्या मतलब ये है सर? दोबारा दोबारा निशान। ए बाई एस है क्या सर? अच्छा देखो, ये है क्या यहाँ पर, ये इसकी बात कर रहे हो? ए हाँ एम्पियर मतलब ये है कि आपको वन एम्पियर डिफाइन करना है कि किसे आप वन एम्पियर कहते हैं। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वन एम्पियर पर सेकंड का है, और उस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ वन एम्पियर पर सेकंड की वजह से अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कि आपने एक कॉइल ली, उसमें आप 1 सेकंड में करंट को 1 एम्पियर से चेंज कर देते हो, और आपने देखा मेजर कर करके इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट आया, इसका मतलब जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल का, दैट्स 1 हेनरी। ये है। ओके सर। मुझे बताइएगा, मैं इसको रफ करूंगा। चलो जी, सबने लिख दिया, अब न्यूमेरिकल्स लिखिए। एक तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। सो देखिए, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड। सो अगर आपको एक, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से लॉन्ग सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना। ये लॉन्ग सोलोनॉइड है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड इज आर, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और पूरी सोलोनॉइड की जो लेंथ है, दैट लेंथ इज एल। एल इज लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। तो कैपिटल एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दोस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर एन। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलोनॉइड के, दैट्स एन। अब आप एक काम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड।
बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन में की थी। सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट करता है? म्यू नॉट एन। दैट्स इक्वेशन नंबर। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स होगा फाई प्राइम, उसे आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स होगा दैट म्यू नॉट एन आई इनटू पाई आर, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स लिंक with n turns, total flux linked with n turns, n टर्न से जो टोटल फ्लक्स होगा इसे आप सिंपल लिख दीजिए n फाइव प्राइम। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। n आया था 1 से, 5 प्राइम आया था 3 से, 1 and 3 and 4। तो इसे लिख दीजिए phi is n is nm mu naught ni pi r square। So it's mu naught n square pi r square li। That's equation number 5। अब आप सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन यूज कर लीजिए। phi is equal to li। 5 और 6 को इक्वेट कर लीजिए और l निकाल लीजिए। करिए इतना काम खुद कीजिए, मैं नहीं करूंगा। इक्वेट कीजिए और l निकाल दीजिए। इतना हो जाए मुझे बताइएगा। चलो गुड, सही आ रहे हैं आंसर्स। चलो वेरी गुड, बच्चे अब स्मार्ट हो। निशान हुआ, खुरम, ऑलमोस्ट सबके सही आंसर।
ये कैंसिल हो गया, एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट्स सेल्फ इंडक्शन। कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन है दैट्स म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सेल्फ इंडक्शन होगा इस कॉइल। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कर दूं इसे? यस सर। मेरी गलती, बस ये समझो सेल्फ इंडक्शन खत्म हुआ। सेल्फ इंडक्शन में जो मेजर टॉपिक बचा हुआ था वो सेल्फ यही था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तो बस कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी उन्हें वाइंड अप करते हैं। सो इसी से रिलेटेड ना एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम दी हुई है। अच्छा, इससे पहले मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बोला था करने के लिए एनसीईआरटी का, करा तुमने या छोड़ा हुआ है मेरे लिए? कोई किसी की आवाज नहीं आएगी। चलो शिवा ने करा, और फायका ने भी करा होगा। भाई एक देखो, सेल्फ स्टडी का टाइम ना जरूर होना चाहिए। आज जेई का रिजल्ट आया है, अभी क्रैश कोर्स में एक बच्चा था लास्ट ईयर 12th में, समझ, उसका 99.4 परसेंटाइल। भाई देखो इस साल कंपटीशन कम है, तो जिन लोगों को मौका मिला हुआ है रेगुलरली पढ़ने का, उनके लिए चांसेस ज्यादा एंट्रेंस क्रैक करने के लिए भी और बोर्ड्स में भी मार्क्स लाने के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए रेजिस्टेंस। यस रेजिस्टर था, बल्ब पड़ा था। अब एक सर्किट एलिमेंट और आएगा, इंडक्टर। बिल्कुल कैपेसिटर और रेजिस्टर की तरह से एक और एलिमेंट, इंडक्टर। देखो इंडक्टर बनता कैसे, इंडक्टर में एक वायर लो, उसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, इंडक्टर बन गया। इट कंसिस्ट ऑफ number of turns of insulated wire। एक इंसुलेटेड वायर है, उस वायर के आपने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, उन नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंडक्टर करो, ये इंडक्टर है आपके पास। इसके बाद इंडक्टर काम कैसे करता है, सेल्फ इंडक्शन के थ्रू। हाँ शाहीन, बस वही है, वही जैसे तुम सोलोनॉइड कह रहे हो, वही नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंडक्टर कह रहे हो, और कुछ नहीं। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये काम कैसे करता है, इट अपोज चेंज इन करंट। तो उसकी वजह से जैसे भी इसमें कोई भी करंट में चेंज होगा, उस करंट में चेंज होने का अपोज करेगा। ये सिंबल है इंडक्टर का। और इसको जैसे हम कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसके लिए एल यूज करते हैं। जो एल आप जानते हो, एल कितना होता है सेल्फ। इसे लिख लीजिए, अगर कहीं इंडक्टर आ जाए तो घबराना मत, बस कॉइल है और कुछ नहीं। इतना लिखो, फिर देखते हैं इस इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर हो।
चलिए भाई ये लिख लिया सबने, इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, कुछ चीजें ना इंडक्टर के लिए बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मुझे बताओ, इंडक्टर सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है या करंट के चेंज होने का अपोज करता है? ये बड़ा क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। फ्लो होने फ्लो दोनों नहीं। करंट के फ्लो करने का अपोज नहीं करेगा, चेंज करने का अपोज करेगा। अगर करंट कांस्टेंट हो जाए ना तो इंडक्टर कोई काम ही नहीं करता। याद रखिएगा, ये करंट्स लिख लेना चाहे कहीं अपनी लैंग्वेज में, और यही नोट्स का नाम यही है जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि इंडक्टर सर्किट में करंट के चेंज होने का अपोज करेगा, फ्लो करने का नहीं। इट अपोज चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। हमेशा करंट में चेंज होने का अपोज करता है इंडक्टर। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर। तो देखिए, मान लीजिए एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, की लगा दी। जैसे ही आप की क्लोज करोगे, यहाँ करंट चेंज होना शुरू होगा। से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज DI over dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज DI over dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in inductor is DI over dt। तो इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट DI over dt है। तो यहां जो इंड्यूस्ड EMF होगा माइनस ऑफ L DI over dt। अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है, इसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा। ऐसी होगा ना कि जो भी आपकी पावर है, ये पावर सप्लाई इस इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करेगी। सो पावर सप्लाई, यहां पर आपकी पावर सप्लाई क्या है? सेल। ये वर्क करेगी अगेंस्ट सेल्फ इंडक्शन। तो ये पावर सप्लाई हमेशा सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करती है। ये सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना शुरू कर देगा। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेगा, वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। वर्क डन आप ऐसे लिख सकते हैं कि पावर सप्लाइड जो होगी बाय सेल, भाई वर्क डन करेगा सेल, पावर सप्लाई करेगा। पावर को हम लिख सकते हैं dW over dt, और इसको ना मैं स्मॉल i से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, करंट। DI over dt, DI over dt, DI। तो जो पावर सप्लाइड होगी ये dW by dt हो जाएगा, विच इज E into I हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो भी पावर सप्लाई किया होगा ये आ जाएगा L DI over dt into I। तो आप लिख सकते हैं dW by dt आ गया LI DI। भाई मैंने बस इसको लेफ्ट में ले गया, इसे राइट में ले गया, ओवर dt। dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये वर्क डन आ गया dW। dW is LI DI। तो देखो व्हाट इज वर्क डन। dW is work done by cell to change current by DI। इसको एक बार और सुन लीजिए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आसान है। आपने एक कॉइल ली, उसे सेल से कनेक्ट कर दी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, सब रेजिस्टेंस 0 है। लेकिन जब करंट चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्शन अपना रोल प्ले करेगा।
ये सेल्फ इंडक्शन सर्किट में करंट के चेंज होने का अपोज करता है। तो सेल को इस सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। अगर सेल चाहता है कि सर्किट में करंट 0 से इंक्रीज कर आय तक कर दे, तो सेल को कुछ वर्क डन करना होगा। अब वो सेल जो भी वर्क डन करेगा वो सारा का सारा वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म। तो हम वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका होता है पावर से। तो मैंने करा क्या, मैंने पहले ये देख लिया कि अच्छा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना देगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया कि अच्छा इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो -LdI/dt। उसके बाद मैंने देखा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना होगा, इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट। पावर को लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, इंड्यूस्ड ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये dW। तो जो dW आया ना, ये वर्क डन सेल कर रहा है कितनी अमाउंट से करंट को चेंज करने में, DI अमाउंट से करंट को चेंज करने में। और हमें वर्क डन चाहिए 0 से I तक ले जाने, कि अगर मैं चाहता हूं कि इनिशियली करंट 0 था और फाइनली करंट I हो जाए, तो 0 से I तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन निकालना है। कल ही आप में से कई लोगों ने कैपेसिटर की एनर्जी की डेरिवेशन करी, वो भी ऐसी थी। उसमें चार्ज को 0 से लेकर क्यों लेकर जा रहे थे, और यहां पर करंट को 0 से I लेकर जा रहे हैं। क्यू फायदा सर वर्क सेल्फ इंडक्शन फायदा सर्किट में करंट के चेंज होने का अपोज कर रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो करंट चेंज कर दो ऑपोजिशन के अगेंस्ट, कुछ तो वर्क डन करना होगा जो सेल करेगा। भाई अगर ये पेन है, अगर आप मैकेनिकल सिस्टम देखो, पेन इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्क डन करना होगा ना इसे आगे ले जाने में। बिल्कुल इसी तरह से सर्किट में जो भी करंट है उस करंट में चेंज होने का अपोज सेल्फ इंडक्शन कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सर्किट में कुछ करंट आ जाए, तो उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट काम करना होगा, कुछ वर्क डन करना होगा जो सेल करेगा फायदा। आप यही पूछ रहे थे, चलिए इतना लिख लीजिए। कोई डाउट्स बताइए मुझे इसमें। भाई इतना हुआ सबका? No, sir. हुआ पावर है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, और करंट में पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। अरमान हो जाए तो मुझे बताना पड़ा। हाँ, आमना करंट फ्लो कर रहा है और चेंज भी हो रहा है। उस करंट, जैसे पहले मान लीजिए करंट 0 था, बाद में DI हो गया, DI अमाउंट से चेंज हुआ। उस DI अमाउंट से चेंज होने का अपोज कर रहा है सेल्फ इंडक्शन। इनिशियल करंट 0 था, फाइनल करंट I है। अरमान हो जाए तो मुझे बताना, वेट कर रहा हूँ। Yes, sir. Done. तो देखिए, आपको चाहिए वर्क डन
मैं फिर से ना इनिशियल और फाइनल स्टेज ड्रॉ कर देता हूँ। जो इनिशियल स्टेट है यहाँ, वो इनिशियल स्टेट ये है कि ये कॉइल है आपकी, ये सेल लगा है, बट की ओपन है, मींस करंट इज 0। जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट ये कि आपने की क्लोज कर दी, फाइनली करंट आई हो गया। तो 0 से आई तक ले जाने में वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय सेल टू इंक्रीज करंट फ्रॉम 0 टू आई। तो 0 से आई तक करंट इंक्रीज करने में कुछ वर्क डन करना होगा। ये वर्क डन हो जाएगा 0 टू आई एल आई डी आई। देखो आसान सा काम है, एल को आप बाहर ले जाओ, ये बच गया इंटीग्रल ऑफ 0 टू आई आई डी आई। आई का इंटीग्रल आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये वर्क डन हो जाएगा एल, इट्स आई स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू आई। तो वर्क डन हो गया एल बाई 2, इट्स आई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये वर्क डन आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। और ये जितना भी वर्क डन किया आपने, वो सारा का सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। This work done gets stored in form of potential energy. यही सारा का सारा इंडक्टर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो हाफ एल आई स्क्वायर। तो जो भी वर्क डन किया सेल ने, सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट, वो सारा का सारा एनर्जी जाके इंडक्टर में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एल आई स्क्वायर। इतना लिखिए और बताइए मुझे। चलिए लिख लिया सबने। अरमान रब करूं इसे। यस सर। तो ऐसे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो स्टोर्ड इन इंडक्टर। सर करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस भी होगा। आमना जरूरी नहीं है ना कि करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी हो। और वैसे भी रेजिस्टेंस हो या ना हो, हमें रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। पहली चीज, करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, पहली चीज। आप दूसरा, अगर यहां रेजिस्टेंस हुआ भी, तब भी रेजिस्टेंस करंट में चेंज होने का अपोज नहीं करता। करंट में चेंज होने का जो भी ऑपोजिशन मिलेगा वो सिर्फ सेल्फ इंडक्शन से मिलेगा और कहीं से। अच्छा चलिए, इसको फिर हम, अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। Calculate magnetic energy density
फॉर अ सोलेनॉइड। और जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट कल ही करा है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, वो एक ही तरह की चीजें, बिल्कुल एक तरह की चीजें। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होता है मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपने एक इंडक्टर लिया हुआ है या सोलोनॉइड ली हुई है, इसकी लेंथ L है, रेडियस R है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम। ये हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक एनर्जी आ गया हाफ Li स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर L, L लेंथ होगा यार। अच्छा जरा मुझे याद दिला दो, सेल्फ इंडक्शन किया था ना हमने सोलेनॉइड का, जरा पलट के देखो सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड क्या एक्सप्रेशन था। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन था म्यू नॉट पाई r स्क्वायर n स्क्वायर L। 2 को 1 में रख देते हैं तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ, ये जो L है इस L की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, म्यू नॉट पाई r स्क्वायर n स्क्वायर L I स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। L से L कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। पाई भी कहीं था, हाँ पाई था ना नीचे, पाई से पाई कैंसिल। ये एनर्जी डेंसिटी है म्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, n स्क्वायर I स्क्वायर। अब देखिए यहां पर और डिवाइडेड बाय, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। भाई अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, एक्सप्रेशन हमने अभी भी यूज किया है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट Ni। यहां से आप I कैलकुलेट कर सकते हैं, I आ जाएगा B बाय म्यू नॉट N, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि 4 को 3 में रख दीजिए और मुझे बता दीजिए आंसर कितना आ रहा है एनर्जी डेंसिटी। एन बी स्क्वायर आएगा, हाँ म्यू नॉट डी स्क्वायर बाई 2 होगा। तो जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ, भाई ये सबका आ जाना चाहिए आंसर। V स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर बाई 2 I स्क्वायर। I स्क्वायर इज B स्क्वायर
बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, म्यू नॉट से स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ बी स्क्वायर बाय। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर बाय 2b, ये एनर्जी डेंसिटी। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। सबने लिख लिया? खुशी, खुरम, अरमान? यस सर। चलिए ये भी बता। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए सेल्फ इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। सेल्फ इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा, और किसी फैक्टर पर सेल्फ इंडक्शन डिपेंड नहीं करता। अब सेल्फ इंडक्शन के बाद एक आखिरी चीज है जिसे कहते हैं एडी करंट। बस ये आखिरी टॉपिक और ये चैप्टर खत्म। एडी करंट पर कोई कैलकुलेशन नहीं आती। देखिए एडी करंट क्या है, अभी तक हमने जो भी इंड्यूस करंट पढ़ा वो एक प्रॉपर सर्किट में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आ रहा था। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक मेटल की प्लेट दे दूं, मान लो एक प्लेट है स्टील की, उसके पास से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो स्टील की प्लेट में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। तुमने एक आयरन का पीस ले लिया, उस आयरन के पीस को आप मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। दैट्स नोन एज एडी करंट। सो व्हेनेवर magnetic linked with bulk piece of conductor change, a current is induced in it known as eddy current. सिर्फ बल्क पीस चाहिए आपको कंडक्टर का, मेटल का। सर्किट की जरूरत नहीं, एक प्लेट है, एक आयरन की रॉड है, उससे लिंक फ्लक्स चेंज कर दो, उसमें करंट आ जाएगा, एडी करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट एडी करंट में यही होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इट्स -1/R di over sorry Faraday's law, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स याद है, ये इंड्यूस करंट। अब इसके बाद आपका एक होमवर्क है, इंड्यूस करंट में न्यूमेरिकल्स नहीं आते। 3 काम आपको करने हैं, एनसीईआरटी खोलनी, एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन लिखना है, कोई एक एक्सपेरिमेंट जो एडी करंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हो, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन। दूसरा काम आपको करना है, एडवांटेज चाहिए एडी करंट। तीसरा, डिसएडवांटेज चाहिए एडी करंट। चौथा, मेथड चाहिए टू रिड्यूस एडी करंट। इसमें कहीं कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, फैक्ट्स है। जो उम्मीद है आप एनसीईआरटी खोलकर इतना तो कर सकते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, चैप्टर खत्म हुआ। एसी स्टार्ट करेंगे।
नहीं लिख लिया? चलिए सब लिख चुके हैं। चलो भाई इसको आज यही छोड़ दें। ट्यूसडे क्लास है, ट्यूसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ईएमआई कंप्लीट हुआ। अभी आपके ऊपर है कि आप एनसीईआरटी उठाइए। काफी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए क्लास में, आपसे हो जाएंगे, आप वर्कआउट करना शुरू कीजिए। चलिए आज यही छोड़ दें। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।